अस्सलाम वालेकुम। तनवीर मुखातिब हूँ आपसे। आज हम क्लास 9th के मंथ ऑफ दिसंबर का चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजी का, ये आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत में जो है वो बायोडाइवर्सिटी के हवाले से इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बताई गई है। बायो के मतलब जो है वो लाइफ या ज़िंदगी होता है और डाइवर्सिटी के मतलब होता है वेरिएशन या तब्दीली। मतलब ये बताया गया है डेफिनेशन के हवाले से कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल तब्दीलियाँ, जो हयातियाती तनाव या हयातियाती तब्दीलियाँ होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में, जानवरों या फिर स्पेशीज़ में, पौधों और जानवरों में, या किसी भी किस्म के जो जानदार मौजूद हैं उनमें होने वाली हयातियाती तनाव या हयातियाती तब्दीलियाँ जो मुख्तलिफ़ ज़मीन के हिस्सों में मुख्तलिफ़ होती हैं, उनके बारे में बताया गया है। इस हवाले से बायोडाइवर्सिटी के हवाले से जो है इम्पॉर्टेंस बताई गई है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्लासिफिकेशन को जन्म देती है। मतलब ऐसी दर्जाबंदी जिसके ज़रिए सिमिलर और डिससिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जो जानदार हैं, सांस लेने वाले जानदार, उनको कुछ मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में रखा जाएगा। इस तरह की क्लासिफिकेशन जो है दर्जाबंदी आसानी प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए हम किसी भी जानदार के हवाले से उसकी खुसूसियात को बआसानी जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आज हम जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से तकरीबन 80% जो है वो हम नेचुरल रिसोर्सेज से मेडिसिन हासिल करते हैं। और ये तमाम की तमाम मेडिसिन जो होती है मुख्तलिफ़ बायोडाइवर्सिटीज़ के हवाले से, बायोलॉजिकल तनाव के हवाले से जो है वो हमारे लिए कारआमद होती हैं। इस हवाले से चैप्टर में बताया गया है कि आप देख सकते हैं, हम इसमें आसानी के लिए तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं कि बेयर आपने देखा होगा, ज़्यादातर बेयर जो होते हैं वो काले रंग के, स्याह रंग के जो है वो हमने देखे होंगे। लेकिन कुतबी हिस्से में, जो ज़मीन का कुतबी हिस्सा है, उसमें जो बेयर पाए जाते हैं वो ज़्यादातर कुतबी रीछ या सफ़ेद रीछ जो है पाए जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ और जानदार हैं, ब्लू बर्ड्स हो गया, कोबरा हो गया, या फिर डेजर्ट हॉपिंग माउस हो गया, या फिर पौधों में अगर देखें मॉसेस, लिवरवुड्स, हॉर्नवुड्स, ये तमाम पौधे ऐसे हैं जिनकी मुख्तलिफ़ इकसाम जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में मुख्तलिफ़ शक्ल या मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पाई जाती हैं, लेकिन मखसूस हिस्सों में अपनी मुख्तलिफ़ शक्लों के साथ जो है वो हमें हासिल है। और ये जो हिस्से हैं, जो ये मुख्तलिफ़ किस्में, या तो ये इंडेंजर्ड है, मतलब ये मादूमियत का शिकार होने वाली हैं, या ये मादूमियत का शिकार होने वाले जानदार जो है वो बिल्कुल आखिरी लेवल पे हैं, जिनको बचाना जो है वो इंसानियत के लिए ज़रूरी है कि इनके ज़रिए हम वेरिएशंस जो हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकेंगे। चैप्टर में दूसरे हिस्से में प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन बताया गया है। इन्होंने बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो हम मॉर्फोलॉजी, मतलब जो जानवरों के एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उनके ज़रिए जो है हम उन्हें उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ज़्यादातर जानदार जो उड़ने वाले होते हैं उन्हें परिंदों में शुमार करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो उड़ने वाले परिंदे हैं उनमें मैमल्स भी हैं, जैसे कि बैट। चमगादड़ जो है उड़ता है लेकिन मैमल्स है, दूध पिलाता है। साथ साथ उड़ने वाले जानदारों में जो है वो तितली भी शामिल होती है, लेकिन तितली खुद जो है बज़ाते खुद इंसेक्ट्स के जो ग्रुप है उसमें शामिल की जाती है। इसमें ये बताया गया है कि अगर होमोलोगस, मतलब सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव अ डिफरेंट फंक्शन, अगर स्ट्रक्चर मतलब दिखने में एक जैसे हों लेकिन फंक्शन, अंदरूनी साख जो है वो मुख्तलिफ हो, तो इस तरह के जानदारों को होमोलोगस कहा जाता है। होमोलोगस जो है वो दिखने में सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शन उनके मुख्तलिफ होते हैं। अब जैसे बैट है, तितली है, इनके परों का मुख्तलिफ जो है वो इस्तेमाल है और दिखने में ये परिंदों की तरह उड़ते हैं। इसी तरह बैट के और ह्यूमन हाथ जो है, इनकी हड्डियों का जो है कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है। देख सकते हैं आप कि जो बैट है उसके हाथों का स्ट्रक्चर थोड़ा मुख्तलिफ है और ह्यूमन जो है उनका हाथों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, जबकि हाथ की बाजू की जो हड्डी है दोनों में ही बाजू मौजूद होते हैं। इस हवाले से फिर दूसरा हिस्सा है एनालोगस। होमोलोगस के बाद एनालोगस, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड हैव अ सेम फंक्शन, मतलब दिखने में मुख्तलिफ हो लेकिन फंक्शन मतलब खुसूसियात एक जैसी हो। होमोलोगस का मतलब होता है कि सिमिलर स्ट्रक्चर हो और डिफरेंट फंक्शन हो, एक ही टाइप के साख्त हो और फंक्शन मुख्तलिफ हों। और एनालॉगस का मतलब होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, दिखने में या साख्त में मुख्तलिफ हो लेकिन फंक्शन एक जैसे हों, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया गया है।
इस हवाले से जो जानवरों की तकसीम की गई है, जानदारों की तकसीम की गई है, वो मुख्तलिफ उनके पैरामीटर्स पे की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइटोलॉजी के हिसाब से सेलुलर बेस पे, या फिर जो उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके हवाले से, या फिर पैटर्न के हवाले से, या बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, उनके केमिकल सब्सटेंस जो पैदा होते हैं उनके साथ जो है वो तब्दीली को जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में जो है वो बांट दिया गया है। फिर आ जाते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बताया गया है कि जानवरों को मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनमें बांटा गया है। अब ये जो हिस्से हैं ये कुछ इस तरह से है। सबसे पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड देन जीन्स, और फिर लास्ट में स्पेशीज़। अगर हम देखें तो इन्होंने इसे समझाने के लिए एक यहाँ पे जो है वो चार्ट बनाया है। सबसे पहले इन्होंने ह्यूमन मतलब इंसान के हवाले से बताया। टैक्सा है मतलब टैक्सोनॉमी के हवाले से, टैक्सा मतलब सिंगुलर टैक्सन, इसका मतलब ह्यूमन इंसान है। किंगडम इसका एनिमेलिया है मतलब ये जानवरों में शुमार होता है। फाइलम इसका कॉर्डेटा है क्योंकि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसी वजह से कॉर्डेटा में शामिल किया गया। क्लास ममेलिया है क्योंकि इंसान जो होते हैं वो ज़्यादातर जिनकी फीमेल्स होती हैं वो फीड कराती हैं, मेलिया है। ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली जो है मोनिनेंडिया है, जीन्स जो है होमो है, स्पेशीज़ जो है सैपियंस है, और साइंटिफिक नेम जो है होमो सैपियंस कहलाता है। इसके बाद दूसरे हिस्से में इन्होंने पी मतलब मटर के हवाले से बताया। मटर पी के नाम से जाना जाता है। किंग जो टैक्सा है, किंगडम जो है वो प्लांटिया है मतलब पौधों से शुमार किया जाता है। फाइलम जो है मैग्नोलोफाइटा कहलाता है, और फिर उसके बाद जो क्लास है वो मैग्नोलोप्रोसाइट कहलाती है। फिर उसके बाद ऑर्डर जो है फैबुलस है, फिर फैमिली जो है फैबिसिस है, फिर जीन्स जो है वो पाइजम है, देन स्पेशीज़ जो है वो सैटवियम कहलाती है, एंड साइंटिफिक नाम जो है पाइजियम सैटवियम कहलाता है। दोनों का हवाले से जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि दोनों चीज़ें जो है वो क्योंकि मटर का पौधा जो है वो भी जानदार है और इंसान जो है वो भी जानदार हैं, दोनों को जो है मुख्तलिफ टैक्सा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पेशीज़ और साइंटिफिक नेम में किस तरह तब्दील किया गया है। इस तरह की तब्दीली जो होती है वो आसानी पैदा करती है कि हम किसी भी जानदार को दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनियन को जो है कुछ जगहों पे प्याज कहलाता है, उर्दू में प्याज कहते हैं, और जो हिंदी या फिर जो भारतीय हिस्से हैं उनमें जो है वो कुछ और नाम से पुकारा जाता है, और साइंटिफिक नेम जो है अनियन का वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब ये साइंटिफिक नेम जो होगा वो एक ही होगा पूरी दुनिया में, वो साइंटिफिक नेम जो है वो क्लासिफाई कर दिया जाएगा, मतलब उसको एक यूनिट्स की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा, और जो साइंटिफिक नेम होगा वो हर जगह उसका नाम को जो है वो शो कर देगा कि यहाँ पे अनियन के पौधे की बात की जा रही है। इसी तरह ह्यूमन जो है उसका मुख्तलिफ जगहों पे उर्दू में इंसान या फिर सिंधी में कुछ और कहा जाता होगा, अंग्रेज़ी में ह्यूमन कहा जाता है, लेकिन साइंटिफिक नेम जो है होमो सैपियंस, ये फौरी तौर पे इंसान के बारे में जो है वो साइंसदानों को मुकम्मल तौर पे आगाही दे देगा कि यहाँ पे इंसान की बात की जा रही है। अब एम्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के? बायोलॉजी क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजीली, सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। बायोलॉजी जो होती है इंसानों को ऑर्डर्स में तब्दील करने का मकसद ये होता है कि वो इजीली जो है उन्हें हम भांप सकें, जान सकें। इसकी वजह जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो टैक्सोनॉमी की शक्ल में की जाती है। यहाँ पे मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया कि आसानी के लिए, ताकि एक चीज़ के मुख्तलिफ नाम जो ख़त्ते में मौजूद हैं, दुनिया में मौजूद हैं, उनके ज़रिए जो है हम पहचान करना मुश्किल होगा। हर किसी को पहचान करने के लिए डिक्शनरी की मदद जो है वो दरकार होगी, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो उसके ज़रिए साइंसदान जो है वो आसानी से उस चीज़ को पहचान सकेंगे। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली। एक जैसे स्ट्रक्चर,
एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स या सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को एक जगह जमा करने से, सिमिलैरिटीज़ को एक जगह जमा करने से, डिससिमिलरिटीज़ को एक जगह जमा करने से हम किसी भी जानदार के हवाले से जो है वो आसानी, ज़्यादा आसानी से स्टडी कर सकेंगे। हम उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसे आसानी से जो है वो मुकम्मल तौर पे उसकी जो मुताला है वो हम कर सकेंगे। to find the evolutionary relationship among organism, एक दूसरे से मुंसलिक जो उनका जो तनाव होगा या उनके जो ताल्लुकात होंगे उनके बारे में हम आसानी से जान सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान का जो है वो पौधों से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। पौधों को हम इस्तेमाल करते हैं, पौधों के ज़रिए हम खाना खाते हैं, पौधों के ज़रिए हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, पौधे हमें मुख्तलिफ जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी दे रहे होते हैं। इसी तरह पौधे जो हैं वो इंसानों से मुख्तलिफ ज़रूरियात ज़िंदगी जो पौधों के हवाले से होती है वो हासिल करते हैं। इन तमाम रिलेशनशिप को जो है वो हम क्लासिफिकेशन के ज़रिए जो है वो बासानी जान सकेंगे। अब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब दर्जाबंदी का जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो है वो एरिस्टोटल ने जो है वो हिस्ट्री के हवाले से बताया कि एरिस्टोटल ने जो है क्लासिफिकेशन की थी। इसने जानदारों को जो है वो दर्जे में जो है वो तब्दील किया था। इसकी एक बुक थी, बुक ऑन एनिमल्स, हिस्टोरिया एनिमिलियम, जो लैटिन में थी, लातीनी ज़ुबान में थी। इसमें जो है इसने जानदारों को जो है मुख्तलिफ जो किंगडम थे या जो क्लासिफिकेशन थी उनमें जो है वो तब्दील किया था अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, मतलब उनकी जो एक जैसी खुसूसियात थी उनके मुताबिक या उनकी ना दिखने वाली मुख्तलिफ खुसूसियात जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, उनकी बुनियाद पे जो है इसने जानवरों को तब्दील किया था। अब इन तब्दीलियों में ब्लड मतलब जिनमें खून पैदा होता है उन जानदारों को, जिनमें खून नहीं पैदा होता है उन जानदारों को अलग अलग किया गया था। जो पानी में रहते हैं उनको अलग किया गया था, जो खुश्की में पाए जाते हैं उनको अलग किया गया था। इसके अलावा इसने ज़मीन पे और पानी में बर्री जो जानवर होते हैं और जो बहरी जानवर होते हैं उनको जो है आबी जानवर जो होते हैं उनको मुख्तलिफ सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पे अपनी बुक में जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए जो है हमें मवाद प्रोवाइड किया था। अब इसके बाद दूसरे जो बायोलॉजिस्ट थे जिनके बारे में बुक में बताया गया है वो हैं अबू उस्मान उमर अल हिजाज़ी। ये जो बायोलॉजिस्ट थे इनकी एक किताब किताबुल हैवान जो कि बुक ऑफ एनिमल के नाम से मशहूर है यूरोप में, इसमें भी जो है वो जानवरों के हवाले से जो है वो क्लासिफाइड किया गया था। जानवरों को जो है मुख्तलिफ दर्जाबंदियों में तब्दील किया गया था। इसमें डिटेल में बताया गया था कि जो जानदार जो है वो एनिमल हैं या उनका बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स या डिजीज़ या ट्रीटमेंट, उनके हवाले से जो जो खुसूसियात पाई जाती हैं उनको जो है वो एक ग्रुप में या एक दर्जे में रखा गया था। इन्होंने इस बुक के 7 जो है वो वॉल्यूम्स या 7 जिल्दें जो हैं वो शाया की थी। इस हवाले से जो प्रेग्नेंट एनिमल्स थे उनके पेट में पाए जाने वाले बच्चों के हवाले से जो है इन्होंने चीरा लगा के उन बच्चों के खुसूसियात को जानने के बाद जो है इस बुक को तहरीर किया था। फिर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के हवाले से। बताया जा रहा है कि शुरुआत से हिस्ट्री से जो है वो क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी जो है वो किस तरह की गई थी। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो की गई थी। 2 किंगडम नाम से ही आप जान रहे होंगे, द लिविंग बीइंग मतलब सांस लेने वाले जानदार, इसमें प्लांट किंगडम था और दूसरा था एनिमल किंगडम। एनिमल्स और प्लांट को जो है मज़ीद जो है वो तकसीम किया गया था। प्लांट्स वो जो एब्सेंट हैं, जो स्लो हैं, जो खाना नहीं खाते हैं, एब्सेंट, प्रेजेंट, सेल वॉल के हवाले से, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के हवाले से, ग़िज़ाइयत के हवाले से, लोकोमोशन के हवाले से, रिस्पॉन्स के हवाले से जो है इनकी खुसूसियात है। मतलब ये मुतहर्रिक नहीं होते, इनमें एब्सेंट है मुतहर्रिक होने की जो खुसूसियात हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब अंदरूनी तौर पे जो स्टेमिलाई है मतलब तब्दीली जो होती है वो बहुत स्लो होती है, इंसानों की तरह नहीं होती है, तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो खाना नहीं खाते हैं, ज़मीन से खुद बनाते हैं, खुद हासिल करते हैं, सूरज की रोशनी में हमें खुद से खाना जो है पौधों को नहीं देना पड़ता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है एब्सेंट होता है और सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है।
दूसरी जानिब अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में चेंज किए गए, मतलब रीढ़ की हड्डी और बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानदारों में। इनमें जो एनिमल के हवाले से तफसीली बयान दिया गया है, 2 किंगडम्स में लोकोमोशन जो है प्रेजेंट होती है, मुतहर्रिक होते हैं, हरकत कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टेमुलाई फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से जो है ग्रोथ होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन खाना खाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है और सेल वॉल जो है एब्सेंट होता है। दोनों के दरमियान जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो खसूसियात हैं उनको, और जो उनके अंदर डिससिमिलरिटीज़ हैं, मतलब जो उनमें ना मिलने वाली खसूसियात हैं, उन्हें डिफ़ाइन किया गया था। किंगडम प्लांट में जो है बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, ब्रोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो शामिल किए गए थे। इस हवाले से फिर दूसरा आ जाता है किंगडम, जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में जो है वो एक नया किंगडम दरियाफ़ किया था। पहले के 2 किंगडम मतलब किंगडम एनिमीलिया और किंगडम प्लांट तो मौजूद थे, इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसको दरियाफ़ करके शामिल किया गया था। किंगडम प्रोटिस्टा को जो है वो शामिल करने में भी 2 हिस्से इन्होंने बनाए थे। इसके लोअर प्रोटिस्टा प्रोक्राइटिक्स यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया रखे थे जो लोअर प्रोटिस्टा में थे, और हायर प्रोटिस्टा इसमें यूक्राइटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई, एल्जी एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्जी के जो है वो शामिल किए थे। मतलब अब 3 जो है वो 3 किंगडम्स हो गए थे 1866 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दरियाफ्त के बाद जो है वो इन पैटर्न्स को ज़्यादा बेहतर अंदाज में जाना गया, और इस मालूमात के बाद जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, मतलब हायर और लोअर प्रोटिस्टाज में। अब 3 किंगडम मतलब किंगडम एनिमल, किंगडम प्लांट एंड किंगडम प्रोटिस्टा हो चुके थे। इसके बाद मज़ीद जो है वो तहकीक के बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो जारी की गई। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट थी। सबसे पहले लिविंग बीइंग मतलब सांस लेने वाले जानदार, उनमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मेटाफाइटा एंड किंगडम मेटाजोआ जो है वो शामिल किए गए। किंगडम मेटाजोआ में एनिमल यूक्राइटिक जो थे इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट की शक्ल में। किंगडम मेटाफाइटा में प्लांट्स यूक्राइटिक थे जिनमें ब्रायोफाइट्स, पैट्यूडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म शामिल थे। किंगडम प्रोटिस्टा में हायर प्रोटिस्टास, यूक्राइटिक प्रोटिस्टास जिन्हें कहा जाता है, एल्जी और फंजाई की शक्ल में शामिल थे। और किंगडम मोनेरा में लोअर प्रोटिस्टास मतलब बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी जो है वो शामिल किए गए। अच्छा, ये जो 4 किंगडम थे इन्होंने थोड़ा सा नाम की तब्दीली के साथ जो है वही चारों किंगडम जो पहले जो 3 किंगडम के नाम से थे, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा को मज़ीद 2 हिस्सों में जो है वो डिफ्रेंशिएट किया गया था, उससे मज़ीद बेहतर सूरत हाल में जो है वो हमारी आसानी के लिए जो है वो तब्दील कर दिया। फिर मज़ीद आगे बढ़े, रॉबर्ट विटिकर ने 1959 में 1969 में मज़ीद ऑर्गेनिज़म को क्लासिफाइड किया और इन्हें 5 किंगडम में जो है वो क्लासिफाई कर दिया, दर्जाबंदी 5 जो है वो कर दी। इस तरह 5 दर्जाबंदी होने के बाद जो है वो इंसानों, जानवरों, पौधों और मुख्तलिफ और जो सांस लेने वाले जानदार थे उनके बारे में मज़ीद बेहतर सूरत हाल जो है वो सामने आ गई। सेलुलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर प्रोकार्योट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स की बुनियाद पे किया गया ये क्लासिफिकेशन। मूड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स, ingestive heterotrophs एनिमल एंड ऑब्जर्वेटिव हेटेरोट्रॉप्स मतलब फंजाई की बुनियाद पे जो है, यानी जो गज़ा हासिल करने या गज़ा के हुसूल के लिए जो तरीक़ाकार हैं इनकी बुनियाद पे, या फिर स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर बुनियाद पे जो है ये 5 किंगडम जो है वो दर्जाबंदी की गई, इन्हें दरियाफ़्त किया गया। इस हवाले से जो है वो कुछ किंगडम्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले किंगडम मोनेरा आ जाता है 5 किंगडम में। इसमें इट इंक्लूड ऑल द प्रोकार्योट्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया शामिल होते हैं, मतलब तमाम के तमाम जो है वो ऐसे प्रोकार्योट्स यूनिसेलुलर शामिल होते हैं जिनको जो है प्रोकार्योट्स कहा जाता है, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया सर फहरिस्त हैं। फिर आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में इट इज़ द प्लेस फॉर ऑल द यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट yeast which some of them have the features of both plant and animal like। ऐसे जानदार जो कि
इंसानों और जानवर पौधों दोनों की खुसूसियात रखते हैं, उनको जो है किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल किया गया। ये तमाम के तमाम जानदार जो हैं वो यूक्राइटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, मतलब यककलबी यूक्राइटिक ऑर्गेनिज्म थे सिवाय यीस्ट मतलब खमीर के, और ये तमाम के तमाम जानदार जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल किए गए। मोस्ट प्रोटिस्टास आर एक्वेटिक, ये ज़्यादातर जो है वो आबी जानदार थे। इट इंक्लूड प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर एल्जी, ये ज़्यादातर प्रोटोजोआ और यककलबी एल्जी पे जो है मुश्तमिल थे। फिर आ जाते हैं किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड ऑल द मल्टी सेलुलर यूक्राइटिक फंजाई, ये तमाम के तमाम जो है वो कसीर खलवी यूक्राइटिक फंजाई पे मुश्तमिल थे। दे आर क्लोरोफिलियस ऑब्जर्वेटिव हेट्रोटॉप्स, ये ज़्यादातर क्लोरोफिलियस जो है वो मौजूद नहीं होता था, और ये तमाम के तमाम हेट्रोटॉप्स है। दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ अ मेनली चिटिन, इनका सेल वॉल मौजूद होता था जो ज़्यादातर जो है वो चिटिन नाम के एक मादे से बना होता था। दे हैव अ बॉडी कॉल्ड माइसीलियम, इनकी बॉडी जो है वो माइसीलियम से बनी होती थी, जो कि चिटिन के ज़रिए जो है ज़्यादातर बनी होती थी, विच इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा, जो कि धागा नुमा जो है वो रेशों पे मुश्तमिल होता था, जिन धागों को या रेशों को हाइफा कहा जाता था या कहा जाता है। फिर आ जाते हैं किंगडम प्लांटिया। किंगडम प्लांटिया नाम से ही आपको थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा, इसमें प्लांट्स शामिल किए गए। इट इंक्लूड ऑल द मल्टीसेलुलर यूक्राइटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, वो तमाम के तमाम कसीर कलवी यूक्राइटिक जानदार शामिल किए गए जो फोटोसिंथेटिक के अमल यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा बनाते हों, उनको इस किंगडम में शामिल किया गया है। दे हैव अ सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। इट इंक्लूड मल्टी सेलुलर एल्जी, ब्रोफाइट्स, पेट्रोडिफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनमें जो है वो ज़्यादातर एल्जी, ब्रोफाइट्स, पेट्रोडिफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है वो शामिल होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के अमल सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा बना सकते हैं। उन तमाम के तमाम कसीर खलवी जानदारों को, बिलखसूस यूक्राइटिक कसीर खलवी जानदारों को जो है किंगडम प्लांटिया में शामिल किया गया। फिर आ जाते हैं किंगडम एनिमिलिया। नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, ये जानवरों की जो है वो खुसूसियात पे मबनी किंगडम था। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूक्राइटिक विच आर इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉप्स, तमाम के तमाम जो जानदार होते हैं वो मल्टी सेलुलर मतलब कसीर खलवी होते हैं, यूक्राइटिक होते हैं, और इंजेस्टिव मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते, मतलब ये किसी और के ज़रिए अपनी ग़िज़ा जो है वो हासिल करते हैं, जैसे पौधों के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए या मुख्तलिफ और ज़राए से। विदाउट सेल वॉल, इनकी सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। इट इंक्लूड ऑल वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, सिवाय प्रोटोजोआ के तमाम इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जो है वो इसमें शामिल किए गए, मतलब रीढ़ की हड्डी और बग़ैर रीढ़ की हड्डी वाले जानदार जो है वो इस ग्रुप में या इस किंगडम में शामिल किए गए हैं। मज़ीद जो है वो इस हवाले से आपको जो है वो 5 किंगडम का एक स्ट्रक्चर दिया गया है पेज नंबर 40 पे आप इस स्ट्रक्चर के ज़रिए जो है वो मज़ीद जान सकते हैं। सेल के टाइप क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमल में, मतलब ये यूक्राइटिक हैं, प्रोक्राइटिक हैं, किस तरह के। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे सेल वॉल के हवाले से बताया गया कि सेल वॉल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, किसमें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हवाले से बताया गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, मूड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ग़िज़ाइयत हासिल करने के हवाले से बताया गया। फिर आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस इज़ अ नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट एप्रिब्रिएट्स लिव इनसाइड द होस्ट सेल। वायरस के हवाले से बताया गया। पहले तो ये बता दूं, वायरस के हवाले से 2 थ्योरीज़ हैं। कुछ बायोलॉजिस्ट जो है वो वायरस को जानदारों में शुमार करते हैं, कुछ वायरस को जो है वो गैर जानदार मतलब जो सांस ना लेने वाले जो अज्जा हैं उनमें शामिल करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है उनमें शामिल करते हैं। अब उसकी कुछ वजूहात हैं। वायरस जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाता है, मुख्तलिफ़ किस्म से जो है अपनी रिप्रोडक्शन करता है, ग्रोथ जो है वो बढ़ाता है, अपनी अफजाइश नस्ल करता है। साथ साथ वायरस जो है वो अपनी आबादी को बढ़ाने के साथ साथ अपने अंदर मुकम्मल तौर पे DNA और RNA के जो है वो खुसूसियात रखता है। इस हवाले से वायरस जो है वो उसको जो है वो जानदारों में शुमार किया जाता है। लेकिन वायरस जो है वो मुकम्मल तौर पे इनएक्टिव हो जाता है, मुकम्मल तौर पे जो है वो अपने आप को बिल्कुल भी जो है वो कारामद नहीं करता, मुतहर्रिक नहीं करता,
किसी भी हवाले से जो है वो लोकोमोशन नहीं करता या मुकम्मल तौर पे इनएक्टिव हो जाता है हॉस्टल पे, तो इस वजह से वायरस को जो है वो गैर जानदारों में भी शुमार किया जाता है। इसी वजह से वायरस को इन पांचों किंगडम में जो है वो शामिल नहीं किया गया। लेकिन वायरस से मुख्तलिफ बीमारियां जो पौधों और जानदारों दोनों को लगती हैं वो बिल्कुल मौजूद है, जिसके बिना पे हम ये कह सकते हैं कि वायरस जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाने की वजह से जानदारों में शुमार होता है। जैसे पौधों में टोबैकोमाइसिस डिजीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरस की वजह से जो है वो पूरी फसलों को तबाह कर देती है। एनिमल्स में जो है वो जानदारों में अगर बात करें, कोल्ड मतलब ठंड लगना, फ्लू, डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स या फिर कोरोना वायरस जो है वो वायरस की ही वजह से तेज़ी से सर्कुलेट होता है। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि वायरस जो है वो जानदारों में तो शुमार होता है, लेकिन पांचों किंगडम में उसकी खुसूसियात का डिफरेंस होने की वजह से इन पांचों किंगडम में उसे शामिल नहीं किया गया है। अब आ जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉमन नेम, एक ऐसा नाम जो कि किसी भी हवाले से जो है वो किसी भी चीज़ की बआसानी शनाख्त कर सके। As a common name cause many problems to identify the organism as different region have a different language। मुख्तलिफ खित्तों में किसी भी चीज़ के मुख्तलिफ नामों की हवाले से होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना होता था। फॉर द सेम थिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कॉमन नेम ऑफ अनियन इन उर्दू इस प्याज। उर्दू में जो है वो आम ज़बान में प्याज कहा जाता है ऑनियन को, बट इन अदर रीजन इट इज़ आल्सो नोन एज अ गेंदा और बासल। लेकिन दूसरे रीजन्स में, दूसरे खित्तों में इसे गांदा या बासल के नाम से जाना जाता है। लेकिन साइंटिफिक नेम जो है इसका एलियम सीपा है। होता यह है कि जैसे ही साइंसदानों के सामने जो है वो एलियम सीपा का नाम आएगा वो फौरी तौर पे समझ जाएंगे कि इसका मतलब प्याज है। मतलब उर्दू में बोलें, इंग्लिश में बोलें, अरबी में बोलें, हिंदी में बोलें या स्पेनिश में बोलें, लेकिन साइंटिफिक नेम जो है वो सबके लिए एक ही होगा, जिसका नाम का मतलब होगा एलियम सीपा। इन्होंने कुछ चीज़ों के हवाले से जो है वो दो एग्जाम्पल दिए प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट्स में पहले इन्होंने अनियन प्लांट मतलब प्याज के पौधे के हवाले से नाम बताया है, एलियम सीपा इसका नाम होता है। मैंगो प्लांट का नाम जो है वो मैग्नीफाइन इंडिका होता है, मैग्नीफायरा इंडिका। नीम प्लांट के हवाले से जो है वो नाम बताया गया है। इसी तरह एनिमल में फ्रॉग का राना टिग्रीना साइंटिफिक नेम होता है, कैट का जो है फिलियस कैटस जो है वो साइंटिफिक नेम होता है, हाउस फ्लाई का जो है मुस्का डोमेस्टिका जो है वो हाउस फ्लाई का जो है वो साइंटिफिक नेम होता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि ऐसे नाम जो कि हम साइंटिफिकली रखते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि हम बाआसानी किसी भी जानदार को शनाख्त कर सकें। अब प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इटैलिकाइज्ड व्हेन प्रिंटेड सच एज होमो सैपियंस एंड व्हेन हैंड रिटन दीज आर अंडरलाइन। एक तो ये नाम जो है वो ऐसे इटैलिक अंदाज में लिखे जाएं जैसे होमोसेपियन, और रिटन करते हुए भी इन्हें अंडरलाइन कर दिया जाए। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज़ जेनेरिक ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर। पहला नाम का जो हुरुफ होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। वाइल सेकंड टर्म इज़ स्पेशीज़ विच इज़ नेवर कैपिटलाइज्ड। जो सेकंड नाम होगा वो स्पेशीज़ को जाहिर करेगा, वो कैपिटल लेटर में लिखना ज़रूरी नहीं है। When the scientific name is written first time, it is written full, but when it is repeated several times, it is abbreviated. For example, the scientific name of the red rose is Rose indica. It is observed as a R indica. पहली दफ़ा जो है नाम अगर लिखा जा रहा है, तहरीर किया जा रहा है या बोला जा रहा है, तो उसको पूरा नाम जो है वो लिखना होगा। लेकिन अगर बार बार जो है उस नाम को तहरीर किया जा रहा है तो अब उससे हम मुख्तसरन जो है वो तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि गुलाब के पौधे के हवाले से जो है वो बताया गया है, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो रोज़ इंडिका होता है, लेकिन रोज़ा इंडिका। और लेकिन अगर ये बार बार तहरीर करना हो तो मुस्तकिल लिखने के बजाय आर इंडिका भी जो है वो लिखा जा सकता है। समटाइम द ऑथर नेम अपीयर आफ्टर स्पेशीज़। कभी कभार जो है वो ऑथर नेम जिसने ये नाम दिया होता है उसका नाम भी जो है स्पेशीज़ के बाद ज़ाहिर होता है, विच मीन्स द स्पेशीज़ वाज डिस्क्राइब बाय हिम। जिसका मकसद ये होता है कि ये स्पेशीज़ जो है वो इस शख्स के ज़रिए जो है वो जानी गई या मालूमात हासिल की गई। मैंगो प्लांट के हवाले से जैसे जो है वो
नाम के हवाले से बताया जा रहा है मैंगिफीरा इंडिका। इट मीन्स मैंगिफीरा इंडिका वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। इसका मतलब ये है कि ये मैंगिफीरा इंडिका एल जो है वो लीनियस के हवाले से बताया जा रहा है कि ये लीनियस ने जो है वो इसकी खुसूसियात को डिस्क्राइब किया था। अच्छा, फिर आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी तब्दीली को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस नहीं लेते हैं, जानवरों में होने वाले तनावों को, तब्दील होने वाले जो अनासर हैं उनको बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, तो उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे? इसके इफ़ेक्ट जो है वो हम समझ सकते हैं कि हम अपने जो तब्दीलियाँ हैं उसके नतीजे में जो है बहुत सारे स्पेशीज़ को खोते चले जाएंगे। मुख्तलिफ़ जानदारों को हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मादूम होते चले जाएंगे, वो ख़त्म होते चले जाएंगे, हमें उनके बारे में इतना पता भी नहीं चलेगा। इस हवाले से हमें जो है मुख्तलिफ़ जानवरों की जो है रिपोर्ट जो है देखनी चाहिए कि मुख्तलिफ़ जानदार जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो मुख्तलिफ़ स्पेशीज़ हैं उन्हें खोते चले जा रहे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं या वेलनरेबल है, मतलब नापैद हो चुके हैं। इस सूरत हाल में मुख्तलिफ़ डाइवर्सिटीज़ के हवाले से जो है वो जो है मुख्तलिफ़ स्पेशीज़ के एक चार्ट डिज़ाइन किया गया है। ये पेज नंबर है आपका 43। इस पे जो है आप देख सकते हैं कि किन किन जानदारों के हवाले से जो है वो इंडेंजर्ड, डेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वेलनरेबल जो है वो बताया गया है, आप इसे देख सकते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी के हवाले से जो है वो क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन इसकी फर्स्ट मिसाल है। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज़ नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। किसी भी ऐसी जगह को जहाँ पे जंगलात मौजूद हों, अपने वसाइल को ख़राब करके, बर्बाद करके इंसान जो है वो लैंड मतलब रहायशी जगह जो है इख्तियार कर ले और उस जगह के जो वहाँ पे मौजूद पौधे हैं, दरख्त हैं, उन्हें ख़त्म कर दें और इसके साथ जो है वो वहाँ पे रिहाइश हासिल करने के लिए, ज़मीन के हुसूल के लिए जो है वो पौधों और दरख्तों को ख़त्म कर दें, तो इस अमल को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? मुख्तलिफ़ कॉजेज़ होते हैं। या तो हमें ज़मीन चाहिए होती है रहने के लिए, या फिर हमें टिम्बर मतलब लकड़ी की ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चर के हवाले से ज़मीन चाहिए होती है कि हम वहाँ पे खेती बाड़ी कर सकें, या फिर अर्बनाइजेशन मतलब शहर आबाद करना होता है, या फिर मुख्तलिफ़ अंदाज में जो है वो हमें जानवर या भेड़ बकरियों के साथ साथ शहद की मक्खियाँ पालने के लिए जो है वो जगह रिक्वायर होती है, दरकार होती है, जिसके बिना पे हम उस जगह के जंगलात को काट देते हैं। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? बड़ा ख़तरनाक इफ़ेक्ट होता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैसेस हैं उनका जो है नफूज़ ज़्यादा हो जाता है। मीथेन गैस हो गई, वाटर वेपर्स ज़्यादा हो जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजूहात होती हैं। मतलब आलमी दर्जा हरारत जो है वो तेज़ी से बढ़ता है, फ्लड बढ़ते हैं, मतलब जो सैलाब हैं उनकी रेशियो बढ़ जाता है। लेवल ऑफ राइजिंग सी मतलब जिसके बिना पे सैलाब बढ़ते हैं तो समंदर की सतह भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली हयातियात हैं उनको बड़ा शदीद नुकसान पहुंचता है। आप उनके हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं। इस सूरत हाल में वो अपने माहौल से दूर होने की बिना पे आहिस्ता आहिस्ता या तो नापैद हो जाते हैं, मादूम हो जाते हैं, या फिर अपना मुकम्मल जो है माहौल ना मिलने के बिना पे आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुसूसियात को खोने लगते हैं। लो रेनफॉल मतलब कम बारिशों का जो है वो सामना होता है, और इसके नतीजे जो हैं डिफॉरेस्टेशन के बड़े सख्त किस्म के इंसानों को बाद में दिखने लगते हैं। अब बताया गया है इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पेशीज़, वो जानदार जो कि इंडेंजर्ड हैं मतलब मादूमियत का या तो ख़तरा है, या फिर वो मुकम्मल तौर पे जो है वो नापैद हो चुके हैं। जैसे कि हम डायनासोर्स के हवाले से जानते हैं कि ये मौजूद थे लेकिन अब मुकम्मल ख़त्म हो गए। इसी तरह कुछ जानदार हैं जो कि अभी मौजूद हैं लेकिन उनकी नस्ल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नापैद या मादूम होती चली जा रही है। मादूम मतलब कम होती चली जा रही है। इसमें सबसे पहले जो है वो आपको लॉन्ग बिल्ड वैलियर मतलब ऐसा गिद्ध दिखाया गया है जो लंबे गर्दन वाला है। इसके अलावा जो है वो एक आपको टर्टल दिखाया जा रहा है, स्नो लेपर्ड जो है वो दिखाया जा रहा है। आपको जो है वो एक बलूचिस्तान फॉरेस्ट डोमेरिकस मतलब एक चूहा जो बलूचिस्तान की जो रेगिस्तान होते हैं उनमें पाया जाता है। फिर यूरोपियन जो ऑटर है वो दिखाया जा रहा है। मार्को पोलो शिप जो है वो दिखाया जा रहा है। जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ये अंधी डॉल्फिन या नाबीना डॉल्फिन कहलाती है, ये दिखाई जा रही है। फिर एशियन ब्लैक बेयर मतलब काला रीछ जो एशिया में पाया जाता है ये दिखाया जा रहा है। या सिंध आइबेक्स मारखोर जो
सिंधी आइबेक्स या जो बकरा होता है, जो मारकोर भी कहलाता है, वो दिखाया जा रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता मादूमियत का शिकार होते जानदार हैं। इनकी नस्लें जो हैं वो या तो शिकार कर ली गई हैं या इनके हैबिटेट को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, जिसके बिना पे ये जानदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंडेंजर्ड या मादूमियत का शिकार होते चले जा रहे हैं। चैप्टर कंप्लीट हुआ है। मज़ीद अगर कुछ जानना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ जानना चाहते हैं तो इसके लिए 1 या 2 बच्चे जो हैं वो आप आ सकते हैं और चैप्टर के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। इसका काम जो है वो PDF पे आपको जो है वो हासिल हो जाएगा। आप PDF के थ्रू जो है वो इस काम को इस्तेमाल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चैप्टर के हवाले से भी जो भी डिस्कस करना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।